शुभोदय, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम हिंदी वल्लरी पाठ्यपुस्तक से चौथा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पुनरावलोकन करें। अब पुनरावलोकन के तौर पर क्या किया जाता है बच्चों, आपको इसका अंदाज़ा होगा कि इससे पहले जो भी हमने पढ़ा होता है उसे एक संक्षिप्त के तौर पर हम लोग उसे पुनरावर्तित करें। अब बच्चों, आपको पता होगा ही कि जो हिंदी वल्लरी है, इस पाठ्य पुस्तक से हमने प्रथम पाठ कविता का पढ़ा, उसके बाद हमने दूसरा पाठ गद्य का पढ़ा जो गुलाब सिंह रहा। तीसरा पाठ जो था वह आपको जैसे पता है, जो स्वतंत्रता वीर भारत के सपूत स्वामी विवेकानंद जी का पाठ रहा। तो आपने इस प्रकार अलग अलग जो पाठ थे वह इस प्रकार पढ़े। अब आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी वल्लरी में चौथे नंबर पर है। वह है अनुशासन ही शासन है। पाठ है अनुशासन ही शासन है। बच्चों, अब पाठ के नाम में ही अर्थ छिपा हुआ आपको नजर आएगा। पहला ही शब्द अति महत्वपूर्ण है, वह है अनुशासन। अब अनुशासन का मतलब क्या बनता है? आप में से कई को इसका अर्थ तत्पूर्व ही पता होगा कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन। तो पाठ के जो लेखक हैं, जो रमेश मिलन, अनुशासन ही शासन है जो पाठ है, ये कविता का पाठ है बच्चों। तो इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन हैं। इन्होंने इस पाठ में अनुशासन ही शासन है इसका अभ्यास हमारे सामने रखा है। बच्चों, आगे बढ़ने से पूर्व, जैसे कि हम पहले पाठ से करते हुए आए, जो भी पाठ हम पढ़ते हैं उसे पढ़ने से पूर्व पाठ के जो रचयिता हैं उनका परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। तो प्रप्रथम हम लोग जो पाठ 4 है, कविता है, वह है अनुशासन ही शासन। उसकी रचना डॉक्टर रमेश मिलन जी ने की है। उनका परिचय हम लोग प्रथम प्राप्त करें। आपके पास पाठ्य पुस्तक है बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक खोल सकते हो। आपके पास क्लास वर्क भी है, वह भी आप अपने साथ साथ रख सकते हो। समय आने पर आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। अब डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। अब बच्चों, हिंदी के जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें कईयों ने बाल साहित्य लिखा, उनमें से ये डॉक्टर रमेश मिलन जी एक हैं, जिन्होंने अनेक बाल साहित्यकार के तौर पर विभिन्न रचनाएं बालकों के लिए, बाल्यावस्था में जो बालक हैं उनके लिए रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मानचड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म स्वतंत्रता पूर्व है बच्चों, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर, ग्राम मानचड़ में हुआ है। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की है। यह भी एक बच्चों सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त किए साहित्यकारों में से एक रहे। उन्होंने राजनीति का विषय अपने अभ्यास के लिए चुना। बाद में उन्होंने हिंदी में भी प्रावीण्यता प्राप्त करके उसमें भी एमए की उपाधि प्राप्त की है। उनकी हास्य व्यंग नाटिका बात इतनी सी का दूरदर्शन पर प्रसारण भी किया गया था।
तो उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में विभिन्न हास्य व्यंग नाटिकाओं को भी लिखा है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर समय अनुसार होता आया। तो उनकी कविता संग्रह सोने की मछली एनसीईआरटी की द्वारा प्रस्तुत एक संग्रह की बात रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, थिरकते पंख। ये कहानियों के संग्रह को आप देख सकते हो। तो उसके बाद बच्चों उनके सरस गीत विज्ञान के ज्ञान एक चमन के फूल नामक उपन्यास प्रसिद्ध है। आपको अगर इन्हें पढ़ने का मौका मिले तो आप अवश्य इसे पढ़िएगा, जिससे आपको डॉक्टर रमेश मिलन जी के साहित्य का परिचय प्राप्त होगा। प्रस्तुत जो कविता है बच्चों, उनकी कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये कवि के कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। छात्रों, कवि ने अपने साहित्यिक जीवन में अनेक बाल रचनाएं की हैं। वे हिंदी के एक उच्च शिक्षित रचनाकारों में से एक हैं। इस पद्य द्वारा कवि विद्यार्थियों को सड़क पार करते ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के पालन करने से होने वाले विभिन्न फायदे भी कवि ने इस कविता के जरिए हमें पढ़ाए हैं। बच्चों, आपको पता है आज के दिनों आसपास अथवा आपको घर पर अथवा घर के बाहर भी अनुशासन के बारे में पढ़ने, बोलने, सुनने मिलता होगा। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन आज के दिनों बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन गई है। अगर हम अनुशासित हैं तो हमें बिल्कुल बड़े पैमाने पर फायदे पहुंचते हैं। बच्चों, अब हम लोग कविता को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। आपके साथ पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तक खोलकर आप इस कविता के पद मेरे साथ पढ़ सकते हो। अब पहला पद हम लोग लेंगे, पहला स्टांजा हम पढ़ेंगे और इसके जरिए कवि डॉक्टर रमेश मिलन का संदेश भी हम पढ़ेंगे। अब पहले मैं कविता की पंक्तियां आपके लिए पढ़ूं। अब बच्चों, आपको जब भी हम विषय पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि तत्पूर्व भी मैंने आपको बताया था कि आपके साथ क्लास वर्क हो, आपके साथ साथ कलम, जो भी आवश्यक लिखावट के लिए जरूरी साहित्य है वह होना चाहिए। अब हम लोग जब कविता पढ़ रहे हैं तो इस कविता में इन पदों में आने वाले नए शब्द आप अपने कलम से हो अथवा पेंसिल से हो आप रेखांकित कर सकते हो और उसका मतलब उसके साथ साथ लिख भी सकते हो, जिससे क्या होगा बच्चों कि दोबारा जब भी आप इसे पढ़ो आपको ये कविता समझने में आसानी हो सकती है। अब हम लोग प्रथम पद की 3 वाक्य पढ़ेंगे। अब कविता की पंक्तियां इस तरह से हैं। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, अभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढब चलना। दोबारा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बच्चों, मेरे साथ आप भी पढ़ सकते हो मन में। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, अभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढब चलना। तो बच्चों, इन काव्य की पंक्तियों में कवि संदेश दे रहा है। अब कवि क्या संदेश दे रहे हैं? चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। कवि कह रहा है कि हमें कभी भी चलती हुई बस में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और साथ साथ हमें उससे कूदने का भी प्रयास
कदापि नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये साधारणतः बहुत ही आसान सा एक उदाहरण कवि ने अपने सामने रखा है। चलती हुई बस जब भी हम देखते हैं तो चलती हुई बस में अगर हम लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। एक आध बार चलती हुई बस में चढ़ने का अगर प्रयास करेंगे हम बस से नीचे लुढ़क सकते हैं। इसलिए कवि का संदेश है कि चलती बस में हमें कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए और साथ साथ कभी भी हमें चलती हुई बस से कूदने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। बच्चों हो सकता है आप में से बहुतांशी विद्यार्थी जो हैं स्कूल बस से आते जाते हों अथवा बाहर भी अगर यात्रा के दौरान आप बस से प्रवास करते हो तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलती हुई बस में कभी चढ़ने का प्रयास मत करो और चलती बस से कभी भी कूदने का भी प्रयास मत करो, नहीं तो क्या होगा, हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो जब हम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं बच्चों तो हम लोग एक आध बार वातावरण को, आसपास के वातावरण को कोसते हुए नजर आते हैं। तो कवि का कहना है कि हम उसे कोसने की बजाय अगर हम लोग अनुशासन का सही पैमाने पर उपयोग करें तो हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। और आगे बढ़ते कवि और क्या कह रहा है, कवि कह रहा है अभी सड़क पर जाकर बच्चों, कभी भी बच्चों सड़क पर जाकर नहीं खेलने लगना। कभी भी सड़क पर जाकर हमें खेलना नहीं चाहिए। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढब चलना। बच्चों, दूसरे भी वाक्य में कवि बहुत ही स्पष्ट और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। वह है कि सड़क पर जाकर जिस प्रकार हम खेलते हैं उससे हमें बचना चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल हो हमें बेढब कदापि नहीं चलना चाहिए। बच्चों, अब बेढब ये नया शब्द है बच्चों, जिसे यहाँ पर नए शब्दों के रूप में उसका अर्थ यहाँ पर समझाया गया है। बेढब का अर्थ है बच्चों अंधाधुंध चलना। अंधाधुंध यानी मन में आए वैसे कहीं भी चलना, यानी उसका ना कोई नियम हो ना कोई कर्म हो, वह मन में आए जैसा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते नजर आते हैं। तो हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों, अगर आप पैदल चल रहे हो या साइकिल पर सवारी कर रहे हो, कभी भी हमें बेढब चलना नहीं चाहिए, अंधाधुंध होकर चलना नहीं चाहिए। अब कई के मन में प्रश्न उमड़ आया हो कि सर हमें ये अंधाधुंध अथवा बेढब क्यों नहीं चलना चाहिए। आप में से बहुतांशियों को इसका उत्तर पता होगा बच्चों कि बेढब चलने से हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने से बच्चों आपको पता है कि इससे हमें भी तकलीफ होती है और दूसरों को भी तकलीफ पहुंचते हैं। तो ये दुर्घटना क्यों घटी, हम बेढब चलने से बच्चों। इसलिए बच्चों हमें कवि संदेश दे रहा है कि हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए, हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम लोग सड़कों का सही पैमाने पर उपयोग करेंगे तब हम लोग दुर्घटना से बच सकते हैं। और दुर्घटना से बचने से क्या होगा, हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मददगार होंगे। तो पहला पद बहुत ही स्पष्ट था बच्चों, आपको ये समझ में आया हो। छात्रों, अब हम लोग इस कविता का दूसरा पद पढ़ेंगे। पहला पद आपने अर्थ कर लिया हो, अब दूसरा पद पढ़ने से पहले मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात। दोबारा मैं आपके लिए दोहराऊं, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात।
छात्रों, दूसरे पद में कवि यहां पर अनुशासन के ही अलग तौर के नियम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं इसमें? न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। तो कवि ने जब आसपास देखा बच्चों, तो उनको जो मोटरसाइकिलों पर चलने वाले जो सवारी नजर आई, जो समझदार नजर आए कवि को, किंतु समझदार व्यक्ति ही कवि को हेलमेट के बिना चलते हुए नजर आए। बच्चों, ये आपको समझ में आया हो कि आप भी आसपास अगर रास्ते पर चलते देख सकते हो कि अनेकों बार जो मोटरसाइकिलें वगैरह चलती हैं, तो उन मोटरसाइकिलों पर जो सवारी है वह सवार समझदार होते हुए भी बिना हेलमेट के चलता हुआ नजर आता है। तो इससे आपको समस्या भी मन में आ सकती है, आपको उलझन भी हो सकती है सर, कि ये जो सामने वाले मोटरसाइकिल के सवार हैं वह समझदार तो अवश्य हैं, किंतु वे बिना हेलमेट के चल रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ये प्रश्न आपके मन में दुविधा पैदा कर सकता है, किंतु ये सच है कि बच्चों की अनेक समझदार व्यक्ति मोटरसाइकिलों पर सवारी करते, बाहर चलते, बिना हेलमेट के सवारी करते नजर आते हैं। तो कवि का यही संदेश है कि बिना हेलमेट के आप मत चलो, क्योंकि आपको पता ही है बिना हेलमेट के चलना दुर्घटना को आमंत्रण देना। अनेकों बार दुर्घटनाएं होती हैं बच्चों। क्यों होती हैं? कि हम लोग बिना हेलमेट के चलते हैं अथवा बिना सुरक्षा के चलते हैं, बिना अनुशासन के नियमों का पालन करते हुए चलते हैं। अनेकों बार सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं बच्चों। वह क्यों होती हैं? कोई बताना चाहेगा बच्चों आप में से? आप भी सड़क पर चलते हो, अनेकों बार चौराहे पर आप अनेक दुर्घटनाएं होते हुए भी देख सकते हो। बिल्कुल सही, कईयों ने सही उत्तर दिया हो कि जो हेलमेट के बिना चलते हैं तो उनके साथ दुर्घटनाएं होते नजर आती हैं। खासकर जो अनुशासन का पालन नहीं करते उनके साथ ही विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अनुशासन का पालन करते हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। अनेकों बार चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है बच्चों, वह बिना हेलमेट के सवार को पकड़ते अथवा अनेकों बार फाइन, एक प्रकार से उन पर कार्रवाई करते नजर आती है। इसलिए हमें कार्रवाई से भी बचना है बच्चों, और साथ साथ हमारी सुरक्षा भी करनी है। इसलिए हमें बाहर चलते हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, साथ साथ अनुशासन का भी प्रयोग करना चाहिए। तो कवि आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिना हेलमेट के चलने वाले समझदार को ये बात समझ में लेनी चाहिए कि जो सिर है ये सिर आखिर अपना ही है, ये सिर अपना ही है, ये किसी और का सिर नहीं है। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो दुर्घटनाग्रस्त होने वाले का ही सिर होता है, यानी खुद हम लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो वे समझदार होते हुए भी इतना नहीं समझते कि घर पर जोहते बाट न दो उनको गम की सौगात। देखिए, जो घर पर उनके रिश्तेदार हैं बच्चों, वह आपकी बाट जोहते हुए नजर आते हैं। जोहते बाट, इसका अर्थ क्या है बच्चों? नए शब्दों में इसका मतलब यहां दिया गया है प्रतीक्षा करना। बाट जोना यानी प्रतीक्षा करना, यानी राह देखना। अनेकों बार हम लोग समझदार होते हुए बिना हेलमेट के चलते हैं, किंतु जब चलते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर पर प्रतीक्षा करने वाले हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही प्यारे हैं, तो उनको हमें कदापि गम की सौगात नहीं देनी चाहिए। गम की सौगात का अर्थ क्या है बच्चों? उसका अर्थ है दुख अथवा शोक का तोहफा। हमें कदापि उनको दुख अथवा शोक का तोहफा देना नहीं चाहिए।
अब दूसरे पद में बच्चों आपको इसका अर्थ समझ में आया हो। कवि यहाँ पर समझदार व्यक्ति बिना हेलमेट के किस प्रकार चलते हैं और किस तरह से वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उससे होने वाला नुकसान किसे होता है, ये कवि ने यहाँ पर समझाया और हमें समझाया कि हमारे घर पर जो जोते बाट हैं उन्हें गम की सौगात कभी देनी नहीं चाहिए। गुड आफ्टरनून, शुभाप्राण बच्चों। आज हम अनुशासन ही शासन है इस कविता का तीसरा स्टांजा पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने 2 स्टांजास पढ़े, 2 पद पढ़े कविता के। अनुशासन ही शासन है कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन हमें अनुशासन का महत्व समझा रहे हैं। पहले और दूसरे स्टांजा में हमने कई एकाध बातें पढ़ी। संक्षिप्त में हम लोग तीसरे पद की ओर चलने से पहले संक्षिप्त में मैं आपके लिए इनका पुनरावलोकन कर रहा हूं। कवि प्रारंभिक पद में चढ़ती हुई बस में न चढ़ने का संदेश देते हुए नजर आए। कवि आगे चलते ये भी कह रहे हैं कि साइकिल पर आप अगर सवारी कर रहे हो या पैदल अगर भी चल रहे हो तो कभी भी हमें बेढब चलना नहीं चाहिए। दूसरे में हमने पढ़ते पद में पढ़ा था, हेलमेट के बिना समझदार ही चलते हुए कवि को नजर आए। कवि को समझदार व्यक्ति ही ना समझी करता हुआ नजर आया, तो कवि थोड़े से नाराज हैं। इसलिए आगे वह संदेश दे रहे हैं कि जो सिर है वह सिर आखिर अपना ही है, उसका महत्व समझो, क्योंकि घर पर बाट जोहने वाले बहुतांशी लोग हैं, उनको हमें कदापि गम की सौगात नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने इन 2 पंक्तियों में अर्थ समझा था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह तीसरा पद है इस कविता का। मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूं, आपके साथ पाठ्य पुस्तक है, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई न हो पाए अनाथ। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई न हो पाए अनाथ। अब कवि इन पंक्तियों में दुर्घटना ग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए संदेश दे रहे हैं। कवि इस तीसरे पद के प्रारंभिक पंक्ति में ही कह रहा है कि अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाए तो हमें कभी भी आंख चुरानी नहीं चाहिए। अब आंख चुरानी इसका मतलब क्या है बच्चों? आंख चुराना इसका अर्थ है कि हम लोग वहां होते हुए भी वहां पर सामने नहीं आना चाहते, हम सामने नहीं आते, हम लोग दूर हो जाते हैं उस प्रदेश से। तो कवि चाहता है कि सड़क पर अगर दुर्घटना अगर हो जाए तो कभी भी आंख हमें चुरानी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? करो मदद घायल की, घायल की तुरंत मदद करो। घायल इसका अर्थ है वुंडेड, जो घायल है उसके मदद की आवश्यकता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाओ और तुरंत उसकी मदद भी करो। और कवि कह रहा है कि जीवन है अनमोल, जीवन ये अनमोल है। अनमोल का अर्थ क्या है बच्चों? अनमोल यानी अमूल्य, वैल्यूएबल। ध्यान रखिएगा, अमूल्य ये शब्द आ जाता है, एक आध बार आपने इसे पढ़ा भी हो एक आध संदर्भ में। जीवन है अनमोल,
कोई न हो पाए अनाथ। जीवन अनमोल होने के नाते अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो कभी भी आंख हमें चुरानी नहीं चाहिए, उसकी तुरंत मदद करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर देरी हो जाए तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। इसलिए जान अगर चली जाए तो हो सकता है उसके कुटुंब के जो भी सदस्य हैं वे सदस्य दुखी हो जाएं, अथवा उसकी दुर्भाग्यवश अगर जान चली जाए तो घर के सदस्य उस सदस्य के बिना अनाथ हो जाएं। इसलिए हमें गौर करना चाहिए, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, दुर्घटना से बचना चाहिए और तुरंत किसी की मदद अगर करनी पड़े तो तुरंत हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने तीसरे पद में दुर्घटनाग्रस्त होने पर हमें क्या करना चाहिए ये पढ़ा। बच्चों, हमने कविता का तीसरा पद पढ़ा। अब हम अनुशासन ही शासन है कविता का अंतिम पद पढ़ने जा रहे हैं। तो तीनों जो पद थे बच्चों, डॉक्टर रमेश मिलन जी ने इन तीनों पदों में अनुशासन का महत्व समझाते अपने कई एकाध बातें उदाहरण के साथ हमें समझानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले आपके लिए पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। तो बच्चों, तीन जो पद थे उन तीनों पदों में हमने कवि के जरिए समझाई हुई विभिन्न बातें देखी। तो कवि जाते जाते अंतिम इस स्टांजा में क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं जगह जगह चौराहों पर जो संकेत दिए हैं। विभिन्न चौराहों पर, चौराहा इसका अर्थ है कि जहां चार रास्ते मिलते हों वह जगह, सर्कल कहा जाता है उसे, चौक, चौराहा। जगह जगह चौराहों पर हमें संकेत चिन्ह दिखाई देते हैं, सिग्नल्स। तो उन संकेत चिन्हों का सही पैमाने पर सही उपयोग करना यह हमारा काम है। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। कवि के अनुसार जो संकेत चिन्हों का प्रयोग करता है, चौराहों पर संकेत दिए गए संकेतों का सही प्रयोग करता है, वह सबका प्रिय बना रहता है। देखिए बच्चों, हमने इस कविता के जरिए जो अलग अलग बातें सीखी उनमें से और एक बात हमें यहाँ पर पता चल रही है। जो अनुशासन का पालन करता है, जो चौराहे पर दिए गए संकेत चिन्हों का सही प्रयोग करता है, वह सबका प्रिय बना रहता है, वह सबका प्यारा होता है। इसलिए बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए, अनुशासन प्रिय बने रहो। अनुशासन प्रिय अगर हम बने रहेंगे तो हम सबके प्यारे बने रहेंगे। और कवि आगे अंतिम पंक्ति में कह रहा है, जियो और जीने दो, यह सिद्धांत है, यह नियम है। इस नियम का पालन करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। देखिए, कवि यहाँ पर स्पष्टता से कहता हुआ नजर आ रहा है कि जियो और जीने दो, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों, हम लोग आजकल देखते हैं आसपास का माहौल, स्वार्थ पर जीवन जीने वाले व्यक्ति आपको नजर आएंगे। तो हमें कदापि उन समूह का सदस्य बनना नहीं चाहिए। हमें उन व्यक्तियों से दूर होकर खुद भी जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने के लिए
रास्ता बनाए रखना चाहिए अथवा रास्ता बनाए देना चाहिए। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात कवि ने यहाँ पर कही कि हम स्वार्थ पर जीवन न जिए, मदद करें एक दूसरे की। जीने का हक हर एक का है, तो हर एक का जो धर्म है, हर एक का जो गुणधर्म है, उसका सम्मान करना ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए कवि अंत में चलते चलते कह रहा है, अनुशासन प्रिय बने रहो। अनुशासन प्रिय अगर हम बने रहेंगे, सिद्धांतों का अगर पालन हम करेंगे, तो हम दुनिया पर शासन कर सकते हैं। बच्चों, मैंने प्रारंभिक पद में आपको कहा था कि वर्ग में बहुतांशी बार ये होता हुआ नजर आता है कि वर्ग में अनेकों अनुशासन प्रिय आपके साथी होते हैं। वे साथी वर्ग के सारे सदस्यों के एक प्रिय होते हैं, वह बहुत प्यारे होते हैं एक दूसरे के। क्यों? तो वे अनुशासन प्रिय होते हैं। तो हमें इस कविता से एक संदेश मिला, अनुशासन प्रिय रहो और दुनिया पर शासन करो। तो इसका तद्विरुद्ध एक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं बच्चों, अगर हमने अनुशासन का सही प्रयोग नहीं किया, हम अनुशासनहीन बने रहे, तो हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रख सकते, एक दूसरे से हम बहुत दूर होते हुए चले जाएंगे। इसलिए हमें विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना सीखना चाहिए। और अगर हमने ये सीखा तो हम संपूर्ण दुनिया क्यों न हो, हम उस पर शासन अवश्य कर सकते हैं। हर एक की जीवा पर हम रह सकते हैं, हर एक से मोहब्बत प्राप्त कर सकते हैं, उनके प्यारे हम रह सकते हैं। धन्यवाद।